नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की ओर से संचालित आज की इस ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ई क्लास में हमने जर्मनी के एकीकरण के अंतर्गत बिस्मार्क से पूर्व जर्मनी के एकीकरण में जो बाधाएं थी तथा इसके एकीकरण में जो विभिन्न सहायक तत्व थे, जैसे नेपोलियन की भूमिका, जोल्वेरिन संघ, औद्योगिक विकास, मैटरनिक का पतन, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज की इस ई क्लास में हम जर्मनी के एकीकरण को बिस्मार्क ने किस प्रकार से वास्तविक स्वरूप प्रदान किया या बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बिस्मार्क ने किन नीति के द्वारा या कैसे रक्त और लौह नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण किया उसके बारे में बताऊं, तो आइए पहले थोड़ा सा बिस्मार्क के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। ओटो वॉन बिस्मार्क पर्सा के एक प्रतिष्ठित सामंत परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी प्रजातंत्र में या उदारवादी विचारधारा में किसी प्रकार की भूमिका नहीं थी। अपनी शिक्षा वगैरह प्राप्त करने के पश्चात बिस्मार्क ने 1847 में राजनीति में प्रवेश किया तथा उसी वर्ष सम्राट ने उसे संयुक्त पर्शियन डाइट का सदस्य निर्वाचित किया। 1851 में सम्राट ने बिस्मार्क को फ्रैंकफर्ट की सभा में फ्रांस का प्रतिनिधि नियुक्त किया और अगले 8 वर्षों तक वह पर्सा का प्रतिनिधित्व करता रहा। इसके पश्चात बिस्मार्क रूस तथा फ्रांस में पर्सा के राजदूत के रूप में कार्य करता रहा। यह कार्यकाल यानी राजदूत के रूप में उसका कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। रूस में काम करते हुए उसने रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय से व्यक्तिगत मित्रता स्थापित की, जो कि उसका प्रथम सफल कूटनीतिक कार्य था। क्या? रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय से मित्रता स्थापित करना। और हम देखेंगे कि जब उसके ऑस्ट्रिया और पर्सा के साथ युद्ध हुए तो उसने इसका बहुत ही फायदा उठाया था। 1862 में उसे सेंट पीटर्सबर्ग से हटाकर पेरिस में पर्सा के दूत के रूप में भेजा गया। बाद में सितंबर 1862 में सम्राट ने उसे बर्लिन बुला लिया तथा पर्सा का चांसलर नियुक्त किया। यहाँ से बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ होता है। उसको चांसलर नियुक्त करने का प्रमुख कारण ये था कि पर्सा का जो शासक था विलियम प्रथम, वह महत्वाकांक्षी होने के कारण पर्सा की सेना का पुनर्गठन करना चाहता था। इसलिए उसने वॉन रून को युद्ध मंत्री तथा वॉन मोल्टेक को प्रधान सेनापति नियुक्त किया था। इस सेना के पुनर्गठन के लिए उसे धन की आवश्यकता थी, जिसकी स्वीकृति संघीय डाइट से लेना अनिवार्य थी। लेकिन संघीय डाइट के विरोध के कारण जो विलियम प्रथम था वो सेना का पुनर्गठन नहीं कर पा रहा था धन की कमी के कारण। ऐसे समय में वॉन रून ने सम्राट को सलाह दी थी कि वह बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त करे। चांसलर नियुक्त करने के समय बिस्मार्क ने राजा को ये वचन दिया था कि वह किसी भी परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। बिस्मार्क ने प्रतिनिधि सभा की अवहेलना करते हुए संघीय संसद के केवल उच्च सदन से ही बजट पास करा के सैनिक सुधारों के लिए आवश्यक राशि जुटा ली। उसके पश्चात उसने रक्त और लौह की नीति अपनाते हुए जर्मनी का एकीकरण करने का निश्चय किया। लेकिन ध्यान रखना है कि बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य पर्सा को शक्तिशाली बनाकर जर्मन संघ से
ऑस्ट्रिया को निकालना तथा पर्सा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण करना था। वह पर्सा में ही जर्मनी को समाहित कर लेना चाहता था, जर्मनी में पर्सा को नहीं। बिस्मार्क जानता था कि उसे दो प्रमुख शक्तियों से निपटना है, एक था ऑस्ट्रिया और दूसरा था फ्रांस। लेकिन साथ ही उसे भय था कि यदि उसने उपयुक्त नीति का पालन नहीं किया तो यूरोप के अन्य देश उन दोनों के साथ होकर उसके उद्देश्यों पर पानी फेर सकते हैं। इसलिए उसने बड़ी सूझबूझ के साथ एक एक करके दोनों प्रमुख शक्तियों ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किया। पहला युद्ध हुआ उसका डेनमार्क के साथ। डेनमार्क से विवाद का प्रमुख कारण स्लेस्विंग और होलेस्टाइन नामक दो डचियां थी। इन दोनों डचियों पर 1852 के लंदन सम्मेलन में डेनमार्क के शासक की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया था, किंतु यह शर्त रखी गई थी कि वह कभी भी इनका पूरी तरह विलय नहीं करेगा। अब इसमें खास बात यह थी कि इनमें जर्मन जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में रहती थी। मार्च 1863 में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम ने होलेस्टाइन को पूरी तरीके से डेनमार्क में मिला लिया तथा स्लेस्विंग को सहायता दी। इस कारण यानी इस नीति का उल्लंघन होने पर पर्सा ने ऐतराज़ किया। पर्सा के नागरिक विकास के लिए ये दोनों डचियाँ स्लेस्विंग और होलेस्टाइन बहुत महत्वपूर्ण हो सकती थी, इसलिए पर्सा चाहता था कि इनके ऊपर अधिकार कर ले। लेकिन वो यह भी जानता था कि यदि उसने अकेले डेनमार्क से युद्ध करने का प्रयास किया तो ऑस्ट्रिया अवश्य ही उसका विरोध करेगा। इसलिए जनवरी 1864 में पर्सा ने ऑस्ट्रिया के साथ इन डचियों के संबंध में एक समझौता कर लिया तथा पर्सा की ऑस्ट्रिया के साथ यह मैत्री बिस्मार्क की पहली विजय थी। दोनों की संयुक्त सेनाओं ने ऑस्ट्रिया पर फरवरी 1864 में आक्रमण कर दिया। डेनमार्क को कहीं से सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा अंततः डेनमार्क को परास्त होना पड़ा। अक्टूबर 1864 की वियना संधि के अनुसार डेनमार्क को स्लेस्विंग व होलेस्टाइन की डचियाँ ऑस्ट्रिया व पर्सा के संयुक्त प्रशासन में देनी पड़ी, उनके संयुक्त अधिकार में देनी पड़ी। अंत में अगस्त 1865 को ऑस्ट्रिया तथा पर्सा के मध्य गैस्टाइन समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत यह निश्चय हुआ कि स्लेस्विंग की जो डच्ची है वो पर्सा के पास रहेगी तथा होलेस्टाइन की जो डच्ची है वो ऑस्ट्रिया के साथ रहेगी। गैस्टाइन समझौता बिस्मार्क की एक महान कूटनीतिक विजय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समझौते द्वारा बिस्मार्क ने दरार को कागज से ढक दिया था। यह संधि इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस संधि में ही कहीं न कहीं भविष्य में पर्सा के साथ संघर्ष के बीज विद्यमान थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया को जो डची प्रदान की गई थी होलेस्टाइन, उसमें जर्मन संख्या अधिकांशतः जर्मन संख्या ही थी, जिसको बाद में भड़काकर युद्ध का वातावरण तैयार किया गया। दूसरा है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध। बिस्मार्क ने डेनमार्क को परास्त करने के पश्चात ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर दी। पहले उसने सैनिक संगठन को मजबूत किया तथा उसके पश्चात ऑस्ट्रिया को कूटनीति द्वारा मित्रहीन बनाने की नीति का पालन किया। बिस्मार्क ने पोलैंड में हुए विद्रोह को दबाने में रूस की मदद की, जिस कारण रूस ने उसको यह वचन दिया कि वह उसका विरोध नहीं करेगा। फ्रांस इस समय अपनी शानदार अलगाववाद की नीति पर चलते हुए यूरोप के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था।
इटली के साथ बिस्मार्क ने एक समझौता किया। इटली उस समय संयुक्त नहीं हुआ था, बल्कि जो प्रमुख राज्य था इटली का, सार्डिनिया और पिडमांड, उसके बदले में उसके साथ उसने एक समझौता किया और यह निश्चय किया गया कि यदि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में पर्सा विजयी होता है तो इटली को वेनेशिया का प्रदेश दिलाया जाएगा। फ्रांस के साथ भी उसने राइन प्रदेश का कुछ क्षेत्र देने का आश्वासन देकर फ्रांस को भी संभवतः अपनी ओर कर लिया। इस प्रकार फ्रांस को चारों तरफ से पर्सा ने ऑस्ट्रिया को चारों तरफ से मित्र विहीन करके उसके विरुद्ध युद्ध का वातावरण पैदा कर दिया। अंततः बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सा ने होलस्टाइन में डचियों को भड़काया, जिसके कारण तैश में आकर ऑस्ट्रिया ने पर्सा के ऊपर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध चलता रहा और इसमें यानी ऑस्ट्रिया और पर्सा के मध्य निर्णायक संघर्ष 3 जुलाई 1866 को सेडोवा के मैदान में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से परास्त हुआ। इसे 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है, सेडोवा के युद्ध को। जब ऑस्ट्रिया इस प्रकार जीत रहा था और वियना की ओर बढ़ रहा था, तब पर्सा के जो शासक थे विलियम प्रथम, उन्होंने बिस्मार्क को ये सुझाव दिया था कि हमें ऑस्ट्रिया के ऊपर अधिकार कर लेना चाहिए। लेकिन बिस्मार्क ने अचानक से इस युद्ध को बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि फ्रांस के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, फ्रांस को निकालने के लिए जर्मनी से, उसे भविष्य में कहीं न कहीं ऑस्ट्रिया की सहायता पड़ेगी। अगस्त 1866 को पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य प्राग की संधि हो गई, जिसके द्वारा ऑस्ट्रिया ने पुराने जर्मन संघ की समाप्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी। छात्र याद रखेंगे कि यह वही पुराने जर्मन संघ था जिसकी स्थापना नेपोलियन ने की थी। इसके पश्चात उत्तरी जर्मनी संघ की स्थापना हुई, जिसकी ऑस्ट्रिया ने स्वीकृति प्रदान कर दी तथा इटली को वेनेशिया का प्रदेश प्राप्त हो गया। इसके पश्चात अगला शत्रु था उसका फ्रांस। बिस्मार्क ये जानता था कि कहीं न कहीं उसका युद्ध अंततः फ्रांस के साथ होगा, इसलिए जिस प्रकार उसने ऑस्ट्रिया को मित्र विहीन बनाने का प्रयास किया था, उसी प्रकार से फ्रांस को भी मित्रहीन बनाने का प्रयास किया। उदाहरण के रूप में इटली को प्रादेशिक क्षेत्र का लालच देकर, ऑस्ट्रिया को साथ मिलाकर, रूस को अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर उसने अपनी ओर कर लिया था। अब फ्रांस और पर्सा के मध्य जो युद्ध हुआ, उसके लिए कई घटनाक्रम जिम्मेदार हैं, जिसमें हम देखते हैं तो बिस्मार्क की अवधारणा, क्योंकि बिस्मार्क जानता था कि फ्रांस और पर्सा का युद्ध अनिवार्य है, इसलिए उसने अपनी सैनिक तैयारी को बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण फ्रांस की जनता में रोष उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि एक तो पर्सा की सैनिक शक्ति बढ़ी हुई थी, मैं ये कह रहा था कि पर्सा द्वारा एक शक्तिशाली सेना का निर्माण करने से और उत्तरी जर्मन संघ की स्थापना करने से फ्रांस के लोगों में बड़ा ही रोष उत्पन्न हो रहा था। नेपोलियन तृतीय इस समय अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता था और उसे लगता था कि ऐसा वह केवल युद्ध के माध्यम से ही कर सकता है। नेपोलियन तृतीय उस समय फ्रांस का सम्राट था। लग्जमबर्ग के पर्सन से भी नेपोलियन तृतीय उससे पर्सा से नाराज था, क्योंकि नेपोलियन तृतीय अपने प्रभाव में वृद्धि करने के लिए हॉलैंड के शासक से लग्जमबर्ग को खरीदना चाहता था, लेकिन पर्सा के हस्तक्षेप के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। उसके पश्चात एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो 3 घटनाएं साथ साथ चलती हैं, स्पेन का गद्दी का संघर्ष,
फिर आता है एम्स का तार और फिर युद्ध का प्रारंभ। ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हुआ ये कि 1868 ईस्वी में स्पेन की जो साम्राज्य थी इसाबेला द्वितीय, उसके विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया तथा उसे शासन से हटा दिया। अंत में जो पर्सा के शासक का एक रिश्तेदार था राजकुमार लियोपोल्ड, उसे स्पेन का सम्राट बनाने का निश्चय किया गया। किंतु इससे फ्रांस को बहुत आपत्ति थी, क्योंकि फ्रांस नहीं चाहता था कि वो स्पेन और पर्सा के मध्य फंस जाए। क्योंकि यदि आप मानचित्र को देखेंगे तो एक तरफ स्पेन है, दूसरी तरफ फ्रांस, और बीच में एक तरफ स्पेन, एक तरफ पर्सा और बीच में फ्रांस। तो वह दोनों शत्रुओं के बीच में नहीं फंसना चाहता था। इसलिए फ्रांस ने इसका बहुत विरोध किया और उसने अपने राजदूत के माध्यम से सूचना भिजवाई कि उसको, जो लियोपोल्ड है, उसको स्पेन के शासन से, गद्दी से हटा दिया जाए। फ्रांस के डर से उसके संदेश को स्वीकार कर लिया गया तथा लियोपोल्ड को स्पेन की गद्दी से हटा दिया गया। लेकिन नेपोलियन तृतीय एक प्रकार से युद्ध पर आमादा था। उसने बर्लिन स्थित फ्रांसीसी राजदूत बेनेडिक्टी को यह संदेश भेजा कि वह पर्सा के राजा से मांग करे कि पर्सा भविष्य में कभी भी लियोपोल्ड या उसके वंश से संबंधित किसी भी व्यक्ति को स्पेन के उत्तराधिकार के लिए उम्मीदवार बनने की अनुमति नहीं देगा। इस समय जो पर्सा का शासक था वो एम्स नामक स्थान पर गया हुआ था। फ्रांसीसी राजदूत बेनेडिक्टी ने वहां से उससे मुलाकात कर भेंट करने का समय मांगा, लेकिन सम्राट ने इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया और उसने अपनी बातचीत का विवरण तार द्वारा बिस्मार्क के पास भेजा, जिसे एम्स का तार कहा जाता है। इस तार को पढ़कर बिस्मार्क को बहुत ही खुशी हुई और उसे लगा कि अब वह अपना उद्देश्य पूरा कर सकता है। उसने इस तार का केवल संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जिससे ये लगे कि पर्सा के सम्राट की बेइज्जती की गई है, उसका अपमान किया गया है, और दूसरी तरफ फ्रांस की भावना को भी भड़काया गया। अब चूंकि नेपोलियन तृतीय पहले ही युद्ध पर आमादा था, इसलिए 15 जुलाई 1870 को उसने पर्सा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन दोनों सेनाओं में संघर्ष होता रहा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध 1 सितंबर 1870 को सेडान में हुआ, जिसमें फ्रांस के सेनापति वॉन मोल्टेक ने नेपोलियन तृतीय को बुरी तरह परास्त किया तथा उसे अपनी 83,000 सेना सहित आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके कारण जर्मनी में राजतंत्र का पतन हो गया तथा वहां पर सितंबर 1870 में गणतंत्र की स्थापना हुई। अंततः विभिन्न युद्धों में परास्त होने के पश्चात गणतंत्र को भी, यानी फ्रांसीसी गणतंत्र को भी संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े तथा 26 सितंबर 1871 को पर्सा व फ्रांस के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। छात्र याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण संधियों में से एक मानी जाती है फ्रैंकफर्ट की संधि। सेडान का युद्ध, एम्स का तार, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें पूछा जाता है। इस फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा निश्चय किया गया कि अल्सेस और लोरेन के प्रदेश फ्रांस से लेकर जर्मनी को दे दिए गए। याद रखेंगे, इन्हीं दो प्रदेशों के प्रतिशोध के कारण ही कहीं ना कहीं फ्रांस की प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके अलावा फ्रांस को 20 करोड़ पाउंड क्षतिपूर्ति के रूप में देने का वचन देना पड़ा। इस युद्ध ने जर्मनी इटली के एकीकरण को पूरा कर दिया। इस प्रकार फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।